नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिटी ट्रोलर में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन प्याजे का सिद्धांत। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज़्यादा धाकड़ होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जीन प्याजे एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके सीटेट के क्वेश्चन में कम से कम तो 8 क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को 8 नंबर अपना फिक्स करना है दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है। यदि वीडियो को अगर अंत तक नहीं देखे तो दोस्तों इसका 1% भी फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, आज का जो इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, वो है जीन प्याजे का सिद्धांत। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से 1 नंबर का आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं जीन प्याजे के बारे में डिटेल्स में, कि जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। जीन प्याजे ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, है ना। सभी के बारे में, ये जीन प्याजे के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, याद रखिएगा कि जीन प्याजे जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा दोस्तों कि जीन प्याजे जो थे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ना, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन प्याजे ने किया था। और जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को दिया है किसने? जीन प्याजे ने दिया है। और यहीं से दोस्तों आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत? हमें लगता है यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है। देखिए दोस्तों, आगे आगे चलिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये वीडियो आप लोगों को। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने अपने बच्चों एवं आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इन्होंने मानसिक विकास का अध्ययन किसके ऊपर किया था दोस्तों? ना अपने बच्चों पर, और आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे दोस्तों, है ना, उस सभी बच्चों के ऊपर क्या किया था ना, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। ठीक है। आखिर जीन प्याजे समझना चाहता था कि एक बच्चे में मानसिक विकास मतलब किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो मानसिक विकास के लिए सबसे पहले उसको किसने चुना? अपने बच्चों को। उसके बाद दोस्तों आस पड़ोस में जितने भी बच्चे थे सभी को चुना। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है आप लोगों को, मैं आपको इसका गारंटी देता हूं। और यहां से आप लोगों का दोस्तों कम से कम तो 8 क्वेश्चन जरूर ही पूछेगा। मतलब दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप लोगों का यह वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों को 8 नंबर दिलाने वाला है। इसीलिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक विजिट कीजिए। ठीक है। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी जो है दोस्तों आपके सीटेट के क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है कि इस सिद्धांत को जो है कौन सा सिद्धांत कहा जाता है ना, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों जीन प्याजे से कम यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तो बहुत सारा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। कि अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही कहा जाता है अवस्था का सिद्धांत। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? और अवस्था का सिद्धांत को क्या बोलते हैं दोस्तों? विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। जीन प्याजे का मानना है दोस्तों, यानी जीन प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यही भी बात सही है दोस्तों। जीन प्याजे का क्या मानना है? जीन प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में क्या आती है ना, जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तु के बारे में क्या करता है ना, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता जाता है। ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी जीन प्याजे के अनुसार बच्चे जो हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और जीन प्याजे क्या कहते हैं दोस्तों कि बच्चे जो है वे ना क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है। वह अपना सिद्धांत देता है कि मतलब किस प्रकार से बच्चा सोचता है संसार के बारे में, ये जीन प्याजे कहते हैं। ठीक है। ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कि किसने कहा कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा कि लेवाइगोस्की ने कहा,
या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा, ठीक है, या फिर जीन पियाजे ने कहा। इस प्रकार से 4 मनोवैज्ञानिक का आपके सामने ऑप्शन रख देगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। कि जीन पियाजे का मानना है जो क्या है दोस्तों कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता है और बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक है और वह क्या करते हैं संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। संसार के रिगार्डिंग वो क्या देते हैं? अपने सिद्धांत देते हैं, अपना थ्योरी देते हैं। कौन? नहीं कि बच्चे। और ये सारे चीज कौन एक्सेप्ट करते हैं? ना जीन पियाजे सारी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ दोस्तों ना, संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, तथ्य क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें जानना होगा दोस्तों अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। यानी जिस प्रकार का वातावरण रहेगा आपको उसी प्रकार से रहना होगा। ये आपका क्या होता है दोस्तों ना, अनुकूलन होता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? देखिए, और अनुकूलन की दो ठो क्या होती है, दो ठो स्टेप होता है दोस्तों। स्टेप नंबर 1 में आत्मसातकरण हो गया, स्टेप 2 में क्या हो गया दोस्तों? समायोजन हो गया। अगर आत्मसातकरण की बात कर लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है ना, आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब दोस्तों आपको 10 साल पहले आप क्या जानते थे और अभी क्या जानते हैं दोस्तों, यानी दोनों को आपस में सम्मिलित कर देना ही क्या कहलाता है ना, आत्मसातकरण कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, है ना। ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है। ये भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये पॉइंट्स को जरा याद रखिएगा। आत्मसातकरण क्या होती है ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है ना, आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता था कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे क्या था दोस्तों, विशाल देश था, लेकिन अब भारत हो गया दोस्तों। ये आप पहले जानते थे कि चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे देश है, ठीक है, लेकिन अब हो गया भारत। तो यही दोनों के बीच में जो है दोस्तों, यानी दोनों को जोड़ देना ही क्या कहलाता है ना, आत्मसातकरण कहलाता है। कि पहले आपको क्या पता था और अभी आपको क्या पता है, दोनों को सम्मिलित कर देना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं समायोजन के बारे में। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, समायोजन के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। देखिएगा दोस्तों कि उस जमाने में और इस जमाने में थोड़ा सा फर्क है। उस जमाने में देखिएगा दोस्तों कि ज़्यादातर जो होते थे पुरुष उस समय पे धोती और पजामा पहना करते थे, लेकिन अभी का जो है दोस्तों लड़कों को देख लीजिए, अभी का देख लीजिए, पुरुषों को भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। महिलाओं को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, टॉप पहनती है, स्कर्ट पहनती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लड़का भी क्या करता है, जीन्स पहनता है, ठीक है। जैसे उस समय की बात रहा करता था दोस्तों कि खालता पजामा पहनता था, लेकिन अब ये नहीं पहनता है। तो इसीलिए बोल रहा दोस्तों कि आप पहले जो जानते थे उसमें आपको क्या करना होगा ना, चेंजेस करना होगा और वातावरण के साथ तालमेल आपको क्या करना होगा, बैठाना होगा। वही क्या कहलाता है ना, समायोजन कहलाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर है दोस्तों, समायोजन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संतुलन के बारे में, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं ना, साम्य धारणा कहते हैं, ठीक है। तो संतुलन क्या होता है जरा समझिएगा। संतुलन क्या होता है दोस्तों, देखिए इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में क्या करता है ना, संतुलन बैठाता है। संतुलन क्या होता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बैठाएगी, संतुलन कायम करना को क्या बोलते हैं दोस्तों, संतुलन कहलाता है या फिर साम्य धारणा कहलाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी आपके सीटेट के एक पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन कायम करता है उसे क्या कहते हैं, तो संतुलन कहते हैं या फिर साम्य धारणा कहते हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्कीम्स के बारे में। एक होता है दोस्तों स्कीमा, वो चीज़ अलग है, ठीक है। एक होता है स्कीम्स, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों स्कीम के बारे में,
ठीक है। स्कीम क्या होता है कि किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये सही बात है। देखिएगा दोस्तों कि कोई चेयर पर बैठ के ही डेली देखिएगा 2,000 रुपये का इनकम करता है, और कोई मजदूरी करके दोस्तों देखिएगा कि 1,000 का इनकम करता है, 200 का इनकम करता है। यानी इस हर काम को करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे कोई पैसे कमाने के लिए दोस्तों कोई जॉब कर रहा, तो कोई मान के चलते हैं पैसे कमाने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से नहीं आंकेंगे दोस्तों, हम लोग का जीन पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग इसको जो लेते हैं दोस्तों कि बच्चे के ऊपर लेते हैं, बच्चे का एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा कि स्कीमा कहता है ना, क्या कहता है दोस्तों, स्कीम्स, सॉरी स्कीमा नहीं, स्कीम्स। स्कीम्स कहता है कि किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे होते हैं जरा देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। जब बच्चे को भूख लगता है तो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं ना, रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक हमको दूध देगा नहीं, ठीक है, या फिर दूध देगी नहीं, है ना। यही ना बात है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक कार्य को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तो हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कीमा के बारे में, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो दिमाग से जुड़ी हुई होती है, यानी शरीर के द्वारा एक्टिविटी होता है, लेकिन ये सारी एक्टिविटी किससे कनेक्टेड होती है दोस्तों, ना माइंड से कनेक्टेड होती है, उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक छोटा बच्चा यानी बॉल को पकड़ रहा है, हम लोग हाथ तो आगे कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है दोस्तों, वो माइंड हमको इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पे बॉल है, इसको बॉल कहते हैं, इसको हमको क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। आइसक्रीम चूसता है, एक बच्चा जो है आइसक्रीम चूसता है, ठीक है। तो यह ज्ञान उसको किसने दे दिया दोस्तों कि यह वाला आइसक्रीम है, तो उसका माइंड उसको यह ज्ञान देता है कि ये वाला आइसक्रीम है, इसको खाना चाहिए, इसीलिए बच्चा खाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि स्कीमा क्या होती है, वह सारे एक्टिविटी जो माइंड के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्था दोस्तों, न 4 अवस्था के बारे में बताई है। नंबर 1, 4 अवस्था में सबसे पहला अवस्था का नाम क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा अवस्था का नाम है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा अवस्था का नाम है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये चारों अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों अवस्था से कम आपके सीटेट के पेपर में 4 क्वेश्चन रहते हैं, और बेसिक से आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं फिर से आप लोगों से एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों इसको पूरा विजिट कीजिए। अब बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था के बारे में दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, की इस अवस्था का उम्र 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, और यही से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था का उम्र कब से कब तक माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यस ये सही बात है। इस अवस्था में एक बच्चा जो होता है किसके माध्यम से सीखता है ना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, हमें लगता है यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु को पहचानने का गुण आ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी अवस्था में क्या होता है ना, वस्तु को पहचानने का गुण आ जाता है, ठीक है। अर्थात बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, और इसी अवस्था में यानी संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में वस्तुओं के बारे में छाप बनाना शुरू करता है, और जिससे वो छिपी हुई वस्तु को आसानी से ढूंढ लेता है, ठीक है। तो यहीं से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना किस अवस्था में शुरू करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, एक टाइम खाना नहीं खाइएगा दोस्तों, लेकिन ये वाला जरूर ही आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ने से दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हमें भाषा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यदि बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता दोस्तों, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। तो दोस्तों इस अवस्था का जो उम्र है,
इस अवस्था का उम्र कब से कब तक माना जाता है? 2 से 7 अवस्था तक मानी जाती है। याद रखिएगा, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। मतलब 2 से 7 वर्ष तक बच्चा क्या करता है? कोई भी काम नहीं करता है, वह सिर्फ उद्दंडगिरी ही करने लगता है, ठीक है? वह सिर्फ उद्दंड ही होता है, खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहेगा, ये करने में, वो करने में, ठीक है? मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें जो है, इसमें बच्चा काम कम करता है, काम को बिगाड़ता ज़्यादा है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है यह क्रिया करने से पहले की अवस्था कहलाता है। किसको? किसको बोलिए दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो कार्य नहीं करता है और इसका उम्र जो है वो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन उसके साथ कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें क्या करता है ना दोस्तों, सामने आने वाली चीज़ों को बच्चों देख सकता है लेकिन उसके साथ कोई क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है? अब इसमें हम लोग बात करेंगे जीववाद के बारे में। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, बच्चे के अंदर में जो है वो जीववाद का गुण नहीं आता है। तो देखिए जीववाद होता क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों कि एक बच्चा जो है कौन वाला सजीव है और कौन सा वस्तु निर्जीव है उसके बीच में अंतर नहीं कर पाता है, वह सजीव और निर्जीव के बारे में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अह केंद्रित के बारे में। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, वो सोच रहा है, वो सब ठीक है, ठीक है? अह केंद्रित क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है, जो सोचता है और जो कह रहा है और जो बोल रहा है, ठीक है, और जो सोच रहा है वो सारा का सारा ठीक है, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग अह केंद्रित। और अह केंद्रित का गुण क्या होता है दोस्तों, इस अवस्था में नहीं आती है, ठीक है? अब अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बच्चा ना, इसमें वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है, संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता है और समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों कि यहाँ पे 4 जोड़ यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 5 बराबर हो गया 9, ठीक है? एक बच्चा ये सीधा सा कर लेगा, लेकिन उसी बच्चे को अगर पूछा जाए कि 5 + 4 बराबर कितना होगा, तो ये उसके उसके माइंड में क्वेश्चन बन जाएगा, अरे ये और ये दोनों चीज़ तो अलग अलग है लेकिन है एक ही, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि बच्चे के अंदर में अपलटावी का गुण नहीं आता है। और अपलटावी किसको बोलते हैं कि इसमें जिसमें बच्चा जो होता है वस्तुओं, संख्याओं को उलटना पलटना नहीं जानता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपलटावी का गुण, ठीक है? बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस अवस्था में क्या होता है। मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संवेदी पेशी अवस्था तो हम लोग जान लिए दोस्तों। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुद्रा के बारे में, दूरी के बारे में, भार के बारे में, ऊंचाई के बारे में, ये सब के बारे में जो है दोस्तों कि एक बच्चे के अंदर में कॉन्सेप्ट नहीं होती। कॉन्सेप्ट भी होती है तो दोस्तों थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यानी कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में हो जाता है। किसका किसका ना, मुद्रा के बारे में, दूरी के बारे में, भार के बारे में और ऊंचाई के बारे में, ठीक है? आए बात समझ में दोस्तों? अब आगे बढ़े हैं, चलिए अब लोग बात कर लेते हैं केंद्रीकरण के बारे में। जब बच्चा किसी सारी वस्तु विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेष पर ध्यान देता है, सारी विशेषताओं का अगर देखिएगा दोस्तों, आज के बच्चों का ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप उसको कुछ भी बोल लीजिए दोस्तों, सुनेगा नहीं। जब तक उसके हाथ में फ़ोन है तो फ़ोन को ही देखेगा, ठीक है? ये क्या होता है दोस्तों? केंद्रीकरण होता है, ठीक है? वो फ़ोन के ऊपर इस प्रकार केंद्रित है दोस्तों कि आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, नहीं सुनेगा, ठीक है? आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? तो हमें लगता है दोस्तों यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, ठीक है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र जो है दोस्तों, वो इस अवस्था का उम्र जो है 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक ना? 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में एक बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, यानी उन पर चिंतन कर सकता है। और इस अवस्था में क्या करता है दोस्तों ना, कोई भी वस्तु अगर उसके सामने रखा हुआ है तो वह वस्तु को देख करके चिंतन करना शुरू कर देता है इसी अवस्था में, ठीक है? यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार का कॉन्सेप्ट गुण आ जाता है। और इस उम्र में दोस्तों, इस स्टेज में आते आते बच्चे के अंदर में अपलटावी का गुण आ जाता है, ठीक है?
उसके बाद जीववाद का गुण आ जाता है, उसके बाद मुद्रा का गुण आ जाता है, भार का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है इसी उम्र में। ठीक है, यानी इसी स्टेज तक आते थे। कौन सा स्टेज दोस्तों? न मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। आई बात समझ में दोस्तों? इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर के तर्क वितर्क करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस अवस्था में बच्चा जो है दोस्तों उदाहरण के आधारित होकर के, उदाहरण के ऊपर आधारित होकर के तर्क वितर्क करता है। तो याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत समझने में? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, उदाहरण के ऊपर यहाँ पे आधारित होकर के तर्क वितर्क करने लगता है इसी अवस्था में। जैसे कि पेड़ जरूरी है या फिर नहीं, हमारे लिए कोई टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, तो इस स्टेज में स्टूडेंट ने जवाब दिया क्योंकि हाँ, हमारे लिए पेड़ जो है वो जरूरी है, क्योंकि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा दोस्तों किसी स्टूडेंट से कि पेड़ जरूरी है या फिर नहीं हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चे ने जवाब दिया, हाँ सर, हमारे लिए पेड़ जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, यह अवस्था 11 वर्ष से शुरू होकर के वयस्क अवस्था तक चलती है। इस अवस्था का शुरुआत कब से माना जाता है? 11 वर्ष तक, और एकदम युवा अवस्था तक जाता है दोस्तों। ठीक है, इस अवस्था को किशोरावस्था भी कहा जाता है, और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में दोस्तों? इस अवस्था में बालक अपनी समस्या समझाकर, समझकर दूसरों को समझा सकता है। मतलब इसी अवस्था में क्या कर सकता है एक बच्चा दोस्तों, कि अपने समस्याओं के बारे में दूसरों को समझा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि इस अवस्था में क्या हुआ ना, बच्चे अपने भले के बारे में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। ठीक है, समाज के बारे में सोच सकता है, समाज के बारे में चिंतन कर सकता है, सभी के बारे में यहाँ पे चिंतन कर सकता है, सोच सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक के अंदर में क्या हो जाती है? चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक, तो दोस्तों ये था हम लोगों का जीन पियाजे का सिद्धांत। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना मेरे मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।